आप देख रहे हैं शिवनगरी टाइम्स। मैं पंकज, कैमरामैन आकाश के साथ। दोस्तों, चिड़ावा शहर में परसों के दिन ही, एक दो रोज पहले ही, जो मेन बाजार है अपना गांधी चौक, विकरण चौक, तो वहां पर पुलिस जाब्ता तैनात था। आपने कवरेज देखी होगी, वीडियो भी देखा होगा। तो था क्यों, हुआ क्या, वो तो आपने देख ही लिया। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है, दूसरी जो पार्टी है जिसके नाम से कॉम्प्लेक्स था पहले, उनसे आज रूबरू होंगे, क्योंकि आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है चिड़ावा के अंदर। तो पूरी जानकारी लेंगे उनसे, आखिर क्या वजह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। उनके वकील भी हमारे साथ है, तो उनसे भी जानना चाहेंगे अपन। कुछ एक सवाल हमारे भी है, कुछ एक उनके भी है। जो लोगों के बीच जो धारणाएं बनी हुई है, वो सब कुछ अपन जानने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो को अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है शिवनगरी के अंदर। नमस्ते। आपका कॉम्प्लेक्स है, हाँ। या फिर ये कहे था, क्योंकि अभी कब्जा दूसरी पार्टी को दे दिया गया है। तो कॉम्प्लेक्स का नाम है शांति प्लाजा। शांति प्लाजा। बिल्कुल बिल्कुल। आप रहने वाले हैं पिलानी से। तो पहले तो ये बताइए कि ये जो कॉम्प्लेक्स बनाया था, वो जमीन कहाँ से आपने खरीदी थी, किसके पास से? मैंने मोहनलाल जी डालमिया चिड़ावा के निवासी से खरीदी थी जी। सन 2002 में खरीदी थी, 1/5/2002 को। और उस टाइम ये हवेली बनी हुई थी और उसको तोड़ के मैंने कॉम्प्लेक्स बनाया था। तो क्या पर्पज था कॉम्प्लेक्स बनाने का, क्या कुछ सीन रहा कि कौन सी ईयर में बनाया था आपने? सन 2006 में चालू किया था मैंने इसका काम, और 2006 में बनाया था। फिर क्या विवाद हुआ, क्या कुछ मसला हुआ कि कॉम्प्लेक्स को काम को बीच में रोकना पड़ा? कोई आपसी विवाद की वजह से घर की वो प्रॉब्लम हो जाती है कोई, बिल्कुल। और अगर आपसी पारिवारिक विवाद हो गया भाई से, पिताजी माताजी से, तो वो जो भी है पारिवारिक मामला हो गया आपका, वो घर में बीच में आपने काम रोक दिया। काम बंद हो गया। ठीक है। कितने रुपए का लोन लिया था और कहाँ से लिया था आपने? 93 लाख का लोन लिया था, और सिडबी बैंक जयपुर से लिया था, ब्रांच से। और उसमें से मैंने ना 60 लाख रुपए और उसके ब्याज जमा करा दिए थे। नहीं, पहले तो अपन जानना चाहेंगे 2006 में 7 के आसपास की बात होगी जब आपने लोन लिया। 7 या 7 के आसपास ही लिया। 7 के आसपास की बात है। और 93 लाख का लोन इन्होंने लिया था। 93 का 93 लाख का लोन आपने लिया था। तो उसके बाद क्या किस्तें थी और कितने समय का टाइम दिया गया था आपको कि इतने समय में आपको पैसे जमा करवाने? हमें 5 साल का टाइम दिया गया था, और उस टाइम के भीतर मैं इसका 60% पैसा जमा करा दिया था मैंने 5 साल के अंदर। हाँ, 5 साल में। ठीक है। 5 साल में आपने दुकानें कितनी बेची? मैंने 42 दुकानें बेची थी, और उनको एनओसी लिया था बैंक से। उसका पैसा जमा कराया था बैंक में। जब पर दुकान हमारा था कि उसको 1000 रुपये स्क्वायर मीटर फुट जमा कराना है, उसी हिसाब से मैंने 1000 रुपये पर फीट के हिसाब से जमा करा के बैंक के थ्रू रिलीज करा के उनको बेचा गया था मेरा। 5 साल में आपने 60% पैसा जमा करवा दिया था? हाँ, ब्याज सहित। ब्याज से जमा करवा दिया था। हाँ। उसके बाद क्या हुआ, बैंक से क्या कहा गया? उसके बाद मैं पैसा नहीं दे पाया कोई आपसी विवाद की वजह से। ठीक है। और मेरे पैसे नहीं देने पाने के कारण एनपीओ अकाउंट हो गया था मेरा। डिफॉल्टर घोषित हो गए थे आप। ठीक है। लेकिन उसके बाद जो 40% जो पैसा था, वो आपको कब तक पे करना था? ये कोई नहीं था, मेरे को कोई सूचना भी नहीं आई थी कभी, और ना कहीं इसका आज तक मेरे इस जमीन के विषय में कभी भी मेरी तामील नहीं हुई है कि ये ऑक्शन होएगा। और ये ऑक्शन कितनी बार ऑक्शन हुआ? कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ है ये। एक बार ऑक्शन हुआ। हाँ। कौन सी ईयर में हुआ? ये 3 सितंबर 2021 को इन लोगों ने किया है। और इसमें क्या किया इन लोगों ने, 17 फरवरी 2020 में 2016 रुपया स्क्वायर मीटर डीएलसी रेट बताया। घर में बैठ के एक अनीता मीना है जयपुर की, हेमलता मीना जी, सॉरी सर जी। हाँ, हेमलता मीना है, उसने 2016 रुपया डीएलसी रेट चिड़ावा बताया, जबकि यहाँ की डीएलसी रेट 34,040 रुपया एक्चुअल डीएलसी मार्केट रेट है इसकी, डीएलसी की रेट। तो इन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड की करके बैंक वालों की मिली आरओ कुमार प्रणव की मिली भगत से, और ये बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया मेरे साथ। जबकि आरओ से मैं मिला भी जाके मेरी ऑक्शन होने से 2 दिन पहले, तो उन्होंने कहा ये ऑक्शन करेंगे। मैंने कहा मैं पैसे जमा करा दूंगा, और ये आपकी डीएलसी जो है बहुत कम कर रहे हो, अगर ऑक्शन भी करना है तो कम से कम डीएलसी रेट तो लगाओ आप इनकी। 2021 में ऑक्शन हुआ, 11-12 का टाइम था आपके पास। 2011-12 के आसपास 5 साल हो गए थे आपको। उसके बाद में 6-7 साल बाद में इसका ऑक्शन हुआ है? नहीं, 9 साल बाद हुआ है। 9 साल बाद में हुआ है। ठीक है। तो उसकी भी आपको जानकारी थी? नहीं, मेरे को ऑक्शन की जानकारी नहीं थी। तो फिर आप 2 दिन पहले गए थे? वो किसी ने मेरे को सूचना दी थी, उसी हिसाब से मैंने आरओ में एप्लीकेशन फाइल किया था उसके लिए। डीआरटी जयपुर रिकवरी ऑफिसर को एप्लीकेशन फाइल किया था कि इस ऑक्शन को रोका जाए, और ये आप गलत तरीके से कर रहे हो। आज तक मेरी कभी तामील नहीं हुई है, और ना ही मुझे कभी आप बताया गया है। कागजी कार्रवाई में आपको ये नहीं बताया कि नोटिस नहीं आया कि ऑक्शन होगा? आपको सूत्रों से पता लगा, किसी जानकारी के थ्रू पता लगा। फिर ऑक्शन में कि आपके घर परिवार का कोई सदस्य वहाँ पर था या नहीं? क्योंकि जैसे आपने कहा कि हमारे लोग वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उनके साइन नहीं हुए। मेरे घर वाले से मैं कभी मेरी बोलचाल नहीं है उनसे, कई टाइम से आपसे हमारा विवाद चल रहा है आपस में। जी। हाँ,
तो वो लोग थे वहाँ पे, मौजूद थे? मुझे नहीं पता इस बात का उनका। नहीं थे। आपस में हम लोग बोलते भी नहीं है, दूर बैठते हैं आपस में। जी जी। और उनकी मेरी को जानकारी में भी नहीं है ऐसी कोई बातें। तो अब जैसे इसका ऑक्शन हो गया, तो ऑक्शन में 3 सितंबर को 2021 को हुआ, कितने रुपए उस टाइम तक आपके बकाया थे बैंक में? मेरे को उन्होंने बताया कि 1,31,37,000 कुछ रुपए बकाया है समथिंग में। और हम लोगों ने कहा कि जो भी है आपका ब्याज सहित पेनल्टी सहित जो भी होगा हम पूरा जमा कराएंगे, आप इस ऑक्शन को रोक दीजिएगा, ऑक्शन ना कीजिए। और आपने मेरे को तामील भी नहीं किया है। अब मेरे को पता लगा तो मुझे टाइम चाहिए इसके लिए। मेरे पास पैसा है नहीं अभी, मैं व्यवस्था करके जमा कराऊंगा पूरा। उन आरओ ने और परचेजर ने मिली भगत से, रिकवरी ऑफिसर ने, और ये ऑक्शन किया। और इतने करोड़ों की मेरी प्रॉपर्टी को ना तो ये ऑक्शन किया गया, ना कुछ किसी को यहाँ पे पूरे चिड़ाव में क्या एक ही परिवार के 3 ही सदस्य थे क्या खरीदने वाले। मैं एक थोड़ा सा उनको आरोप से भी आरोप में बात हुई थी मेरी, क्या सर एक ही परिवार के, वो भी मेरे कॉम्प्लेक्स के सामने वाले में, वो क्या 3 ही सदस्य थे क्या, और नहीं थे कोई भी? पूरे चिड़ाव में खाली था क्या पूरा चिड़ाव? पैसा किसी के पास नहीं है। चिड़ावा क्या होता है, और कहीं से भी आ सकते थे, कहीं से भी आ सकते थे। फिर आपने ये 34,000 रुपए 34,040 रुपया डीएलसी जो रेट है तहसीलदार की, और उसको आपने 2,016 रुपए कैसे बता रखा है? कम कर दिया उसको भी, बहुत काफी कम कर दिया। मतलब ये मानो आप 2% पे ही ले आए, 4% पे मुश्किल से। मतलब पूरी वैल्यूएशन का 5% भी नहीं दिया हम लोग, इसने लिया। बहुत कम रेट में मिट्टी के भाव। तो अब जैसे बात करें, ऑक्शन भी हो गया, पुलिस जाब्ते के साथ उनको सुपुर्द भी किया गया है, और अब भी क्या कुछ है कि उनको सुपुर्द की दी गई है। तो जैसे 18 दुकानों को छोड़ा गया है, तो 18 दुकानें कौन सी आपको पता है क्या? ये नहीं पता है अभी तक, आपको नहीं पता? ऑर्डर में दिया गया पर मेरे को पता नहीं है अभी कौन सी दुकानें हैं, किस बेस पे छोड़े गए उनको? ये रजिस्ट्री की दुकानें छोड़ी है 18, और हमने 42 दुकानों की उनको बोला था कि 42 दुकानें हमने सेल कर रखी है। वो तो एनओसी भी थी। एनओसी भी थी, और उसको उन्होंने डिनाई किया। और उन्होंने ये भी बोला कि मैं ही हूँ यहाँ पे। पैसे भी मांगे उनसे, हमसे खुले में मोटी अमाउंट मांगी, तो आपसे रिश्वत मांगी गई, खूब मोटी अमाउंट, कि सामने वाली पार्टी दे रही है, आप इतने पैसे दोगे तो मैं आपके लिए कर सकता हूँ, नहीं तो जो आपका भगवान मालिक है जाओ आप यहाँ से। तो आपसे रिश्वत मांगी गई, मोटी रिश्वत मांगी गई, बहुत मोटी। मैंने कहा सर इतने पैसे मेरे पास होते तो मैं लोन ही जमा करा देता, और फिर भी मैं जमा कराऊंगा। आप इसको कोडियों सट्टे कैसे बेच रहे हो मेरी चीज को? कम से कम मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे नाम की है, तो मुझे तो तामील कराते हैं आप। जैसे आपने कहा 18 दुकानें रजिस्ट्री की छोड़ी गई है, और उन्होंने भी बताया कि 18 दुकानें रजिस्ट्री की छोड़ी गई है। नहीं सर, ऑक्शन की टाइम कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। फिर उन्होंने हमारे कहने के बावजूद ये गलत किया गया कि वो छोड़ नहीं सकते थे, पर मिली भगत से 18 दुकानें छोड़ी गई है, कानूनन अवैध है ये भी। तो मिली भगत किस केस में? 18 दुकानदार के मालिक जो है उनकी है, या फिर जो खरीदार है, खरीदार से मिली भगत करके की जी, जब ऑक्शन वो पूरी कॉम्प्लेक्स की करवा रहे हैं और फिर वो 18 दुकान छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब मेरे को प्रॉपर्टी और भी मेरी ज्यादा वैल्यूएशन की थी। वो कैसे 18 दुकान छोड़ के मानने को तैयार हो गया? अब ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि एक दुकान की नोटरी भी है, रजिस्ट्री भी है, ऐसा है कुछ वाकया? नहीं, डबल कुछ नहीं है। जिसने नोटरी कराई उसने भेज दी तो उसकी रजिस्ट्री भी होगी, अगला कराएगा बाद में। अलग अलग पार्टी के नाम है, नोटरी अलग पार्टी के नाम है, रजिस्ट्री अलग पार्टी के नाम है। ऐसा क्या हो गया? एक ही दुकान, एक दुकान नोटरी, जैसे आपने मेरे से खरीदी है, फिर वो आके दूसरे से नोटरी रजिस्ट्री करवाएगा, तो बोले साहब आपने मैंने बेच दी है तो आप इसके नाम रजिस्ट्री करा दो, तो उसमें कुछ दुकानें जो नोटरी की थी उन्हें डिनाइड किया गया है। तो नोटरी कब की बात है? नोटरी कब हुई? 2010 से पहले की है सब, ये सब पहले की है, लोन से पहले की है, लोन अमाउंट जमा करके उसी की एवज में ये नोटरी कराई गई है। आपने लोन का कितना अमाउंट लगभग जमा करवाया था? लोन का अमाउंट मैंने एक्चुअल फेस वैल्यू तो मैंने करा दिया था, अब तो मैंने पूरा करा दिया 1,43,88,250 रुपया। और पहले जो मेरा एनपीए होने से पहले जो मेरा अकाउंट जमा कराया था, मैंने एक्चुअल अमाउंट 45 आइडिया बता दीजिए, कोई वो नहीं, लगभग 60 लाख रुपए प्लस उनका ब्याज जमा करवाया आपने। ऑक्शन टोटल करीब लगभग 1 करोड़। ऑक्शन होने के पहले या ऑक्शन होने के बाद में आपको कोई कहा गया बैंक से कि इतना पैसा आप इतने दिनों, क्योंकि टाइम होता है, ऑक्शन के बाद भी समय होता है, शायद पहले भी होता है। हम लोगों का ये था कि हम लोग टाइम के अंदर जाना ही नहीं चाह रहे। टाइम हमारे लिए, हम तो टाइम जब जाते हैं हमारे को डीएलसी रेट में ऑक्शन काटते, तो हमारी वैल्यू पूरी, हमें नाजायज वैल्यू हमें मिलती, तब हम जाते कि उसकी टाइम की है। जब हमारी चीज की वैल्यू ही नहीं है, मिट्टी के भाव जा रही है, तो उसकी टाइम कहाँ है? नहीं, टाइम दी गई थी क्या आपको? वो टाइम होती ही नहीं है सर। नहीं, ऑक्शन के बाद समय तो दिया जाता है, या उससे पहले दिया गया कि आपने पैसा जमा करवाइए? हमें टाइम होता है, पर ऑक्शन के बाद उन्होंने मेरे प्रेयर पे 90 दिन का वर्बल टाइम दिया उन्होंने, और फिर जानबूझ के उन्होंने 40 90 दिन का, 30 दिन का होता है, 90 दिन का। हाँ, 90 का वर्बल दिन मांगा था हमने, लिखित में मांगा था। हाँ, और उन्होंने 90 दिन का बोले यस कर दिया, डन है। फिर उन्होंने 40 दिन का
एकदम अचानक बोल के 40 दिन में मैं तो फैसला करूंगा। जैसे उन्होंने बताया कि भाई हमने पहले ऑक्शन के बाद में समय दिया गया है 30 दिन का, 15 दिन का, हमने तो फिर 7 दिन का, फिर 2 दिन का लिखित में मांगा था 3 महीने का टाइम कि जी सर मैं 90 दिन में पैसे पूरे जमा करा दूंगा, और उन्होंने क्या किया, धोखे से उन्होंने 40 दिन में वो फैसला कर दिया। तो आपको न्यायालय पर विश्वास है या नहीं? ये जैसे न्यायालय पे तो विश्वास है, पर ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं सरेआम घूस मांगते हैं करोड़ों में, मतलब छोटा नहीं है अमाउंट। अब मैं क्या बताऊं, मेरे को बुला के काफी बड़ा है। हाँ, तो उन्होंने मांगा, बुला के मांगते हैं, तो ऐसे अधिकारियों पे क्या विश्वास करे आज जनता। नहीं तो आपको जब एमपी घोषित किया गया था, डिफॉल्टर घोषित किया गया था, उस समय भी आपको समय दिया गया था कि आप इतना पैसा जमा करा दोगे इतने समय में तो ये वापस आपका हो जाएगा। ये टाइम नहीं होती है उस टाइम की, और ये तो वो उन्होंने कोई ब्याज का लफड़ा था, तो वो उनको बेचारा दिन चल रहा था मामला उसी टाइम पे। अभी आपने क्या कहाँ पर अपील कर रखी है? हमने हाई कोर्ट में अपील चली है हमारी। कब किया आपने? ये 31 जनवरी को किया, हमने फाइल किया था 31 जनवरी 2021 22 को 2022 को। हाँ। यानी कि ऑक्शन होने के काफी दिनों बाद में आपने वो अपील किया। हमारा दूसरी कोर्ट में मामला चल रहा था पहले से ही। दूसरा है किसी उसी डीआरटी में, उसी कोर्ट में, उसी में चल रहा है। हाँ। और अभी आपने जो अपील की है वो कहाँ की? हाई कोर्ट किया हमने। वो हाई कोर्ट की है, तो उसमें क्या रखा है आपने? हमने यही रखा हमारी कि ये ऑक्शन बिल्कुल गलत है, और डीएलसी रेट के मुताबिक होती तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। कम से कम आज मार्केट वैल्यू ना मिले, तो गवर्नमेंट जो वैल्यू है, गवर्नमेंट वैल्यू तो कम से कम निर्धारित होनी चाहिए थी, फिक्स प्राइस होना चाहिए, रिजर्व प्राइस होना चाहिए था। मेरी यही डिमांड थी, और आरओ साहब से भी यही डिमांड थी, सर ये गवर्नमेंट प्राइस से नीचे क्यों है। मैंने उनको सर्टिफाइड कॉपी भी दी है अपने तहसीलदार चिड़ावा की कि 34,040 रुपए रेट है, तो वो बोलते हैं ये तो ऐसे ही है। सर्टिफाइड कॉपी भी वो बोलता है कि ये ऐसे ही है। मैं ही कानून बनाता हूँ। ये किसने कहा? ये रिकवरी ऑफिसर कुमार प्रणव ने बोला, मैं ही कानून बनाता हूँ, मेरे से बड़ा इस धरती पे कोई नहीं है। सीनियर आरओ नहीं है, ना मिनिस्टर है, मंत्री मैं ही हूँ, मैं ही बनाता हूँ, मैं ही जो करूंगा वो हो जाएगा। अभी इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर आपने 2 जगह केस फाइल कर रखे? एक ही जगह फाइल है, हाई कोर्ट पे कर रखा है। इसके अलावा कुछ और नहीं है? नहीं, तो एक ही जगह जा सकते हैं, 2 जगह। ऑक्शन के खिलाफ तो अब गए हैं ना? ऑक्शन के खिलाफ तो हम चले गए थे, ऑक्शन के 4 दिन पहले ही। ऑक्शन से पहले चले गए थे? हाँ, उसी कोर्ट में जिसने ऑक्शन करने को बोला था। हमने 3 तारीख को ऑक्शन होना था, लगभग 30 तारीख के लगभग हमने फाइल कर दिया था उनको, ऑब्जेक्शन सब फाइल कर दिए थे उनको। आपके पास कोई कागज नहीं आया, लेकिन आपको वैसे पता था कि ऑक्शन होना है? वो तो पता लगा उसी दिन, 2 दिन पहले, जब भी तो दूसरे किसी ने, जैसे यहाँ चढ़ा आपके जान पहचान वालों ने किसी ने बताया कि ऑक्शन होना है, तो हम लोग फटाफट गए कि क्या मामला है, क्या माजरा है। अभी जैसे पुलिस जाब्ते के साथ उनको सुपुर्दगी दी गई है, तब आप कहाँ थे? ये भी गलत। मैं 18 तारीख की हमारी जयपुर हाईकोर्ट में डेट थी, हम डेट के ऊपर गए हुए थे स्टे लेने के लिए। उस दिन जज साहब, मानिए जज साहब उच्च न्यायालय छुट्टी पे थे, कोरोना की वजह से नहीं आ पाए, तबीयत खराब थी, तो अब हम कर भी क्या सकते हैं। जज साहब ही इतने बड़े जज साहब हैं, उनको कोरोना हो गया था। अभी आप क्या चाहते हैं? अब हमें न्याय मिले। किस तरह का, कैसे, क्या? ये ऑक्शन कैंसिल हो गए। अगर वो ऑक्शन भी करना चाहते हैं तो खुलेआम बाजार में कराएं, कोई दिक्कत नहीं है, ढूंढी पिटा के कराएं हमारा ऑक्शन। इन्होंने 3 मिनट में करोड़ों की प्रॉपर्टी बेच दी। सिर्फ क्या, एक साइकिल भी ऑक्शन होती है तो उसकी भी 3 मिनट में नहीं होती है। ये घर बैठ के 3 मिनट में ऑक्शन कर गए। 18 लोगों ने साइन किए हैं ऑक्शन में। ये 18 लोगों के साइन तो इधर उधर के किसी के भी हो गया। एक 13 लाख का डीडी होता है, वो ऑक्शन में होता है 10% जो इन्होंने रिजर्व प्राइस रखी, वो 13 लाख का डीडी जमा होता है जब मानते कि हमारा ऑक्शन में तीसरा आदमी कोई आया है। ऑक्शन पे जो आता है वो 10% लेके आना चाहिए, उसको डीडी जमा कराता है जब वो ऑक्शन के लिए ऑफिशियली ऑक्शन है, तो वो ऑफिशियली तो कुछ थोड़ी नहीं। रेट अगर सही होती तो आपको ऑक्शन से कोई दिक्कत नहीं थी? फिर जो भी होता हम देखते, रेट सही होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो आपने जैसे 2011-12 के 9 साल में ऑक्शन हुआ है, तो इस 9 साल के पीरियड में आपने कभी सोचा नहीं कि पैसा जमा करो अपनी प्रॉपर्टी? वो जब तक कोर्ट में भी बेचाराधीन था मामला, उसमें कुछ चल रहा था ब्याज का, सेटलमेंट का, तो जबकि इन्होंने 77 लाख रुपए बताए हैं 2019 में, और वो इन्होंने 2020 में 1,37 लाख कर दिए हैं उसी के, लगभग डबल कर दिया। हाँ, डबल कर दिया 1 साल में, जबकि मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 20 साल में भी इन्होंने डबल नहीं करी, वही रख दिया। 2002 में 2016 रुपए रेट नहीं थी इस प्रॉपर्टी की वहाँ पे। बीकानेर महोदय, स्टाम्प पंजीयन कलेक्टर ने, बीकानेर महोदय ने मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन लगाई है 45 लाख रुपए, 40,56,000। तो दोस्तों, इनके जो वकील है, एडवोकेट है, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कुछ जानकारी उनके पास भी जरूर होगी। सर इधर आइए थोड़ा, क्या मामला है पूरा? ये तो आपने सुना अभी जो भी है, लेकिन ये के सवाल निकल के आ रहा है कि जब एमपीए घोषित हो गए, डिफॉल्टर घोषित कर दिया, उसके बाद में 8 से 9 साल का पीरियड निकला है,
देखिए, एनपीए घोषित करने के बाद बैंक क्लाइंट से संपर्क नहीं करता है। बैंक के लिए वो एक घाटे का सौदा हो गया और उस लोन से रिकवरी की उम्मीद बैंक नहीं रखता है। बिल्कुल। इसलिए एनपीए होने के बाद कभी भी लोनी से संपर्क नहीं किया जाता है, कि ऋणी को कभी संपर्क नहीं किया जाता है कि भी आप लोन नहीं चुका रहे। उसके बाद बैंक अपनी लीगल कार्रवाई करता है। उसी लीगल कार्रवाई में बैंक द्वारा डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल जयपुर में एक पिटीशन फाइल की गई थी। उस पिटीशन में ये कार्रवाई चल रही थी। जब अगस्त में पता चला हमें मेरे क्लाइंट सज्जन को किसी के थ्रू कि भाई इस प्रॉपर्टी का केस डीआरटी में चल रहा है और आपका अनुपस्थिति में आपकी उपस्थिति आते उसमें दर्ज नहीं हुई है और उसमें ऑक्शन होने वाली है, तब इन्होंने हमसे संपर्क किया जयपुर और हमने वहां से पता लगाया तो पता चला कि 3 सितंबर को ऑक्शन होनी डिसाइडेड है। मतलब ऑक्शन होना ये तो एक प्रक्रिया सही है कि ऑक्शन का टाइम था, वो होना ही था। बिल्कुल। वो एनपीए होने के बाद अगर लोन नहीं चुकाते हैं तो वो बैंक कार्रवाई करता है अपनी, वो एक साधारण प्रक्रिया है। बिल्कुल। परंतु इस प्रक्रिया में जो चैनल अपनाया गया, जो प्रक्रिया एक ऑक्शन के अंदर अपनाई गई, वो अवैधानिक थी, वो नियमानुसार नहीं की गई थी। उसमें होता ये है, ऑक्शन में अगर आप ये देखिए, रिसीवर को करना ये होता है कि आप एक चस्पा करें प्रॉपर्टी पे नोटिस कि यहाँ इस संपत्ति का ऑक्शन होगा, लोकल पेपर में दें कि ये संपत्ति है जिसका ऑक्शन होना है, और जो एक्चुअल ओनर है उसको भी इसकी सूचना रिटर्न में दी जाती है। उसको नोटिस दिया जाता है। अगर आप इस ऑक्शन में सम्मिलित होना चाहें तो आप इस समय सम्मिलित हो। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे ना तो चस्पा किया गया, ना किसी को सूचना दी गई, ना ही किसी लोकल अखबार में इस बात का कोई नोटिस था कि इस संपत्ति का नीलामी की जा रही है। दूसरी बात, जब नीलामी हुई उस टाइम पे जो ऑक्शन में सम्मिलित होने वाले लोग हैं उनको जो निर्धारित अमाउंट है उसका 10% लेकर के डीडी लेकर के सिक्योरिटी डिपॉजिट लेकर के आना होता है। यहाँ जो इन्होंने दिखाया ऑक्शन में करीब 20-22 लोगों के नाम दिखाए हैं, बट उनमें से केवल 3 लोग ऑक्शन के लिए डीडी लेकर के आए थे एज सिक्योरिटी। तो ऑफिशियली सिर्फ उन 3 लोगों को ही ऑक्शन में सम्मिलित माना जाएगा, बाकी जिन लोगों के हस्ताक्षर है उनको लीगली ऑक्शन में सम्मिलित नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो डीडी लेकर नहीं है। जी हाँ। तो 3 लोग, तो मतलब ये होता है कि 3 लोग कर सकते हैं ऑक्शन में शामिल हो सकते हैं, 3 ही लोग ऑक्शन में 2 से ज्यादा लोग हैं वो ऑक्शन कर सकते हैं। परंतु यहाँ पे जो देखने वाली जो मुद्दे की बात है वो ये है कि तीनों एक ही ब्लड रिलेशन के लोग हैं, हस्बैंड वाइफ और भाई, 3 ही लोग हैं। जबकि इस मार्केट में इस प्रॉपर्टी को खरीदने वाले लोग इतने हैं। हमारे पास भी, मेरे क्लाइंट के पास भी काफी लोग आए हैं कि आपका बैंक में लोन चल रहा है, आप हमें 10 करोड़ में 12 करोड़ में लैंड दे दो तो हम बैंक आपका निपटाएंगे, आप अपना पैसा लो। तो सोचने वाली बात यह है कि जहां इस प्रॉपर्टी की रिकॉर्डेड वैल्यू सरकार की 14 करोड़ 61 लाख रुपए है, वो संपत्ति रिसीवर द्वारा 1 करोड़ 35 लाख रुपए में कैसे बेची गई? तो क्या बैंक की जो ब्याज या कुछ भी जो लोन की ऋणी जो रकम है उससे ज्यादा में उसकी ओकेशन हो सकती है क्या? क्या ये नियम है क्या कि बैंक अपना ही पैसा रिकवर कर सकती है केवल, कि जितना भी लोन था उसी में उसने ओकेशन रख दी? इसमें देखिए 2 प्रक्रिया होती है। इसमें अगर बैंक ऑक्शन करता है तो एक तो है कि वो जितनी वैल्यू का लोन बैंक मांगता है उस वैल्यू की प्रॉपर्टी बेचेगा, और एक होता है वो पूरी प्रॉपर्टी का वैल्यू निकाले, पूरी प्रॉपर्टी का ऑक्शन करे और अपना लोन वापस के अमाउंट लेकर के बाकी जो एक्स्ट्रा पैसा बचता है वो ऋणी को चुका दे कि आपकी प्रॉपर्टी बेचने से ये एक्सेस अमाउंट हमें मिला है, ये आप अपना रखिए और बाकी हम हमारा रखते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि सज्जन द्वारा डीआरटी में ऑलरेडी 11 डीडी बना करके 1 करोड़ 43 लाख 88,250 रुपए जमा करा दिए गए थे। कब तक हुई जमा? ये लास्ट 20 दिसंबर 2021 को लास्ट डीडी जमा हुआ था। तो कुल अमाउंट जो जमा हो चुकी थी वो 1,43,88,250 जमा हो चुकी थी। बट ऑक्शन हुई है अब 18 तारीख को। तो ऑक्शन 18 तारीख को हुई, तो 3 सितंबर को हुई है 2021 सॉरी, जो कब्जा दिलाएगा वो 18 तारीख को दिलाएगा। तो जो कब्जा दिलाएगा तब रिसीवर को पता था कि जो ऑक्शन वैल्यू है उससे ज्यादा की वैल्यू ऑलरेडी ऋणी जमा करवा चुका है। तो कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए उन्हें एक मौका इनको सुनने का दिया जाना चाहिए था, और जो पैसा इसने जमा कराया है वो कोर्ट के डीआरटी के आदेश से ही जमा कराया है। इसलिए आप रिसीवर ये भी नहीं कह सकते कि हमारी नॉलेज में नहीं थी। तो जो पेनल्टी सहित जब बैंक के पैसे ऋणी दे चुका है तो बैंक का जो ग्रीवेंसेस थी वो सेटिस्फाई हो चुकी है। तो जैसे अभी अपन बात करें, आपने कहा कि ऋणी से संपर्क नहीं करता बैंक एमपी होने के बाद, डिफॉल्टर घोषित होने के बाद, तो इन्होंने पैसा क्यों जमा कराया जब ये डिफॉल्टर घोषित हो गए? तो वो ये हुआ कि जब इनको पता चला कि ऑक्शन होने वाली है तो इन्होंने डीआरटी में ऑब्जेक्शन फाइल किए। ऑब्जेक्शन फाइल करने के बाद डीआरटी ने ये कहा कि हम आपके इन ऑब्जेक्शन पे जब सुनेंगे जब आप लोन अमाउंट जमा करा देंगे, तब उसके एवज में इन्होंने उन ऑब्जेक्शंस को सुना जाए, डिसाइड किया जाए। वो फिर क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसको डिनाइड किया गया? उन ऑब्जेक्शंस को डिनाई किया गया, उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, और वो पैसा आज भी डीआरटी में जमा है।
वो पैसा जमा है, लेकिन जो फैसला है वो डिनाइड किया गया है, खारिज किया गया है उसको। उन ऑब्जेक्शंस को खारिज कर दिया गया डीआरटी के द्वारा। उसके अगेंस्ट हमने राजस्थान हाईकोर्ट, उसका कोई कारण बताया गया है क्या, क्यों खारिज किया जा रहा है ऐसा? नहीं, उसमें ऐसा कोई कारण नहीं था। इवन उसमें यह भी नहीं लिखा गया है कि ऋणी द्वारा 1,43,88,250 रुपए जमा करवा दिए गए हैं, जिससे प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस ऑर्डर में कोई ना कोई हैंकी पैंकी है, जिसको हम कहें। लेकिन क्या है, वो तो अब हाई कोर्ट में जब विचारणीय पेंडिंग है, और विचारण जब हाई कोर्ट करेगी इसमें, जब खुल के सारा मुद्दा सामने आएगा कि एक्चुअल में ये करोड़ों की प्रॉपर्टी करोड़ों के भाव क्यों गई। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला। मेरे हिसाब से पूरी जानकारी आ गई है इस वीडियो के अंदर। तो वाकई में ये तो हमने पहले भी कहा था कि करोड़ों की जो प्रॉपर्टी है वो 1,35,00,000 के समथिंग, शायद 35 लाख ही हुए, 1,35 में ही बिकी है। और अब होगा क्या, वो तो देखने वाली बात रहेगी। इन्होंने भी केस फाइल कर रखा है हाई कोर्ट में, क्या रिजल्ट आएगा, क्या कुछ रहेगा, वो अब देखने वाली बात रहेगी। और ये चिड़ावा के लिए, विशेषकर चिड़ावा शहर के लिए वाकई में बहुत बड़ी एक प्रॉपर्टी थी चिड़ावा की। काफ़ी सालों से ये जो मार्केट है वो बंद ही पड़ा था, लोगों में एक चर्चा का विषय बना हुआ था कि ये बंद क्यों है, क्या पूरा मामला है। तो ये धीरे धीरे मामला सामने आने लगा। अब क्या होगा, इनके जो आरोप है वो सही है, या फिर जो 2 पार्टी को सुपुर्द किया गया है उनकी कहाँ गलती है वो सही है, या फिर जो अधिकारियों ने जो सब पूरा सिस्टम किया है, नीलामी हुई है, कहाँ पर क्या गलती है, वो तो हाई कोर्ट में जब इनका मामला चल रहा है, वो सुनवाई होगी, फैसला जो आएगा तभी मालूम चलेगा। इसके अलावा चाहे कितनी भी बातें करो, सब फालतू ही रहेंगी। आरोप प्रत्यारोप इन्होंने भी लगाए हैं, हो सकता है वो सामने वाली जो दूसरी पार्टी है वो भी लगाई, उन्होंने भी कुछ केस फाइल कर रखा होगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। जुड़े रहिए शिवनगरी टाइम्स के साथ।